बट पता नहीं सही है या गलत। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आंसर अभी बता दूंगा और जरूरत पड़ने पे मैं सोल्यूशन भी डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने क्या किया। पहले वो डायग्राम बना ले, उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगा। हाँ सर। मान लो कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, और अगर 2 से लेके 7 तक का बात किया जाए तो ये 2, ये 7, 3 से लेके 9 में ये 3 और ये 9। अब 2 से 7 का बेटा अगर बात करें, जैसे दिस इज 2, दिस इज 7, एंड हम लोग को ऐसे लेना है कि जब 2 इंक्लूडेड हो और 7 इंक्लूडेड नहीं है, और इनके बीच का जहाँ तक का नंबर्स का बात है वो सारा का सारा इंक्लूडेड हो, but 7 is not there. Okay, next we have to talk about 3 to 9. 3 to 9 में बेटा ऐसा है कि 3 नहीं होना चाहिए और 9 हो सकता है, मतलब 9 हो क्या सकता है, 9 है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसको अगर अपन प्लॉट करें तो ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन देगा आपको। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू टॉक अबाउट ए यूनियन बी। सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक 2 से लेके 9 तक का सब कुछ, 2 से 9 क्लोज इंटरवल। इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, आई विल डिस्कस इट फर्दर। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, फिर नेक्स्ट बेटा 2 नंबर पे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ए इंटरसेक्शन बी। बताना जरा आप लोग क्या होना चाहिए। ओपन 3 टू ओपन 7। ओपन 3 टू ओपन। ओके, क्लोज 3 क्यों नहीं हो सकता? इंक्लूडेड नहीं। ए में 3 है और बी में नहीं है। गुड, ए में 3 है, बी में नहीं है, इसीलिए कॉमन बी नहीं में है, नहीं। तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम लोग किसके लिए दे सकते हैं, 7 के लिए भी, कि 7 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। जो कॉमन हम ढूंढने का ट्राई करेंगे बेटा तो ये वाला पार्ट कॉमन होगा। अब लेकिन जो 7 वाला हिस्सा है वो ए में तो है, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, शायद ए में नहीं है और बी में है, तो सिंस दोनों में प्रेजेंट नहीं है वो, इसीलिए 7 हम लोग इंटरसेक्शन में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताना जरा। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 3 कॉमा यहाँ पे 7 पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 2 के बाद में नंबर 3, थर्ड नंबर पे देखो, a माइनस बी। ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत। a माइनस बी का आंसर बताओ। क्लोज 2 टू क्लोज 3। 2,3। क्लोज 2,3 क्लोज। अब इसमें देखो, इसमें हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट लोग को डाउट हो, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं। देखो कि ए के अंदर में 2 से लेके 7 क्या हो तक गया? सब कुछ है, यहाँ थोड़ी मिलेगा बाबू। देख रहे कौन सा कॉपी। बाकी लोग थोड़ा फोकस करो ध्यान से। a माइनस बी बेटा ऐसा होगा कि 2 से लेके 7 तक आपके पास में 2 है, 7 नहीं है, और a माइनस बी जब आप करना चाहते हो तो b क्या है कि 3 के जस्ट बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 के जस्ट बाद से जितना भी नंबर है वो सारा का सारा आप हटा दोगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारे को हटाते समय क्या हम लोग 3 को भी रिमूव कर रहे हैं कि 3 को रिमूव नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करो। नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, तो 3 को अगर रिमूव नहीं करें तो 3 बचा हुआ होगा। ठीक है, और अगर 3 बचा हुआ होगा तो 3 को हम लोग क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे कि ओपन ब्रैकेट से? क्लोज ब्रैकेट, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा क्लोज ब्रैकेट 3। ठीक है, और फाइनली नंबर 4 का अगर अपन बात करें b माइनस ए का, इस पे कोई आंसर दो, क्या होना चाहिए? क्लोज 7,9, क्लोज 7 कॉमा 9 क्लोज। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर मुझे नहीं आया। नहीं है, नहीं मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप थोड़ा, मैं जो स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ इसको आप समझना। ठीक है, मेरे को बताओ बेटा बी कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 3 to 9? हाँ सर। ठीक है,
बी कहाँ से कहाँ बेटा, मैं एक बार और इसको और अच्छे से मार्क करने का ट्राई करता हूँ। बी इज फ्रॉम 3 to 9, ओके। और जब आप बेटा रिमूव करने का ट्राई करोगे तो ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट कितना है, 3 से लेके 7 तक, ठीक है। ये डाउट किसका था, अभिलाषा बेटा आपका डाउट था क्या ये? हाँ सर हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप पार्ट रिमूव करोगे इसमें से, वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, 3 से लेके 7 तक का होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, रिमूव करते समय आप 7 को रिमूव कर रहे हो कि 7 को रिमूव नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 7 जो है वो ए में अवेलेबल नहीं है, हाँ ठीक है। तो इफ यू आर नॉट रिमूविंग 7, तो इसका मतलब है कि 7 बी में बचा हुआ रहेगा कि बी में बचा हुआ नहीं रहेगा? सर रहेगा। रहेगा। और अगर बचा हुआ रहेगा तो 7 को हम लोग को इंक्लूड करके लिखना चाहिए कि इंक्लूड करके नहीं लिखना चाहिए? सर इंक्लूड करके लिखना चाहिए। इसीलिए 7 पे क्लोज इंटरवल, और 7 के बाद का बेटा जितना भी ये येलो स्ट्राइप है, बिकॉज देखो येलो स्ट्राइप इज रिप्रेजेंटिंग बी and the pink stripe is representing the common part that we will remove. तो if we remove the pink part from the yellow part, आपको क्या लगता है कहाँ से बचना चाहिए, 7 से लेके कहाँ तक, 9 तक? इसीलिए आंसर इज फ्रॉम 7 to 9. इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ऐसा एक दो क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा जब आप लोग एनसीईआरटी करोगे तब, ठीक है। अब क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास पढ़े हुए थ्योरीज के ऊपर में थोड़ा बहुत हम लोग और क्वेश्चन लेने का ट्राई करते हैं। यहाँ तक मैं एक बार और पूछता हूँ, ये वाला लॉजिक जो है ये सबको क्लियर हो गया ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब ऐसा क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ जो इसी टाइप का हो सकता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ कैपिटल A is equal to x such that x belongs to R, मतलब रियल नंबर, and x is greater than 2, x is less than 7, ऐसा। फिर कैपिटल B is equal to x such that x belongs to R and x is greater than 5, less than 9, और आपको बोलेगा फाइंड, वही सारा का सारा सेम क्वेश्चन। नंबर 1 A यूनियन B, नंबर 2 A इंटरसेक्शन B, नंबर 3 A माइनस B, नंबर 4 B माइनस E। अब आपको ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि ये वाला चीज किसके इक्विवेलेंट है, ओपन इंटरवल 2,7 और ये चीज बेटा किसके इक्विवेलेंट है, ओपन इंटरवल 5,9। एंड वंस यू कैन आइडेंटिफाई द इंटरवल, उसके बाद तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है एग्जैक्टली सेम ही तो हो गया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंटरवल वो आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट के अंदर में पूरा का पूरा सेट लिख के दे। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना मेरे को। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन इसको देखो आप लोग, इफ 4n is equal to 4x such that x belongs to natural number and 2n is equal to 2x such that x belongs to natural number, ठीक है। फाइंड 4n इंटरसेक्शन 2, ठीक है। इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ये सब सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। 4n वाले सेट को अगर मैं ध्यान से लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, इमेजिन करो, इट विल बी 4, नेक्स्ट देयर शुड बी 8, नेक्स्ट देयर शुड बी 12, फिर 16 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ ओके। 2n में बेटा क्या आएगा, इमेजिन करो, 2 4 4 6 8 और 12 और चलता जाएगा।
अब ऑब्वियस सा बात है कि अगर मैं 4n और 2n का इंटरसेक्शन लेता हूँ, 4n इंटरसेक्शन 2n, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ कि 4, 8, 12, 16 डॉट 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 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, 12 डॉट डॉट डॉट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि सारा जो 4 का मल्टीपल्स है वो सारा का सारा 4 का मल्टीपल्स इसके कॉमन पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सोचो, इट विल बी 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट। और आगे चल के इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4n 4n, यस, दिस इज इक्वल टू 4n। अभी गिवन रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर आया। हाँ सर। अच्छा हाँ सर। ओके। अब थोड़ा सा बेटा इसी पे एक और इसी फॉर्मेट का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसा यहाँ पे बहुत सिंपल था वैसे ही हो जाएगा, कभी कभार थोड़ा आंसर ड्रास्टिकली चेंज भी हो जाता है। जैसे इसको देखो कि इफ 7n is equal to say 7x where x belongs to natural number and 5n is equal to 5x where x belongs to natural number, ठीक है? Then find 7n intersection 5n, okay? अब थोड़ा सोचना, 35n 35n, गुड, LCM है। हाँ करेक्ट। मतलब पिछले वाले में भी एलसीएम वाला लॉजिक तो आप लगा ही सकते हो, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब जैसे 7n को अगर मतलब लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही आपको पूरा का पूरा, आप डायरेक्टली एलसीएम लेके मतलब आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? तो 7n इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा हम लोग के लिए 7, 14, 21, 35, 42 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर 5n अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, ठीक है? तो फर्स्ट कॉमन नंबर आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, 35 पे, 35 इसमें भी और इसमें भी। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि जो कॉमन मल्टीपल है अब वो 35 के बाद में नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 70। हाँ। बच्चों आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर। सर हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 लाइन कम लिख के डायरेक्टली लिखना चाहूंगा कि 7n इंटरसेक्शन 5n मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 35, 70, 105 एंड सो ऑन। देखो तो ये समझ में आया है आप लोग को? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, 35n। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान से। हाँ बताओ बेटा। सर ये क्वेश्चन में आपने 7n का सेट में 28 इंक्लूड नहीं किया, कोई रीजन है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मैं एक्चुअली कॉमन एलिमेंट्स को ही मैं लिखने का ट्राई कर रहा था, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था। आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पे 28, ठीक है सर। मैं रुको लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे बीच में लो 28। पूर्वी क्लियर है अब? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये ले रहा था, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे आप लोग। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, comma capital B is equal to 2, 4, 6, 8 and C is equal to say 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है? क्वेश्चन है कि फाइंड A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C, फुल स्टॉप। और फिर पूछ रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, 5 and 2 5 and 2, करेक्ट विनायक। सॉल्यूशन में
जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे तो आई थिंक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऑड नंबर्स का सेट है और दूसरा इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा 5, और 5 से वो जो व्हाट डू यू कंक्लूड वाला पार्ट ये बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि हेंस ए कॉमा बी आर, अगर आपको वो वर्ड याद हो तो डिसजॉइंट सेट्स, ये याद है। हाँ सर। और ए इंटरसेक्शन सी में बेटा क्या आएगा कॉमन, सिर्फ एक 2 आएगा शायद। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस ए कॉमा सी आर, इस पर डिसजॉइंट नहीं होगा, इसका ऑपोजिट क्या था, इंटरसेक्टिंग सेट्स। देखो ये आया सबको समझ में कि नहीं आया समझ में? सर ये 7 होगा ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा Seven. अच्छा 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 अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने बी के साथ में ले लिया, ठीक है। 2,7 मैं लिख रहा था ए इंटरसेक्शन सी, दिमाग में इमेजिन कर रहा था बी इंटरसेक्शन सी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए और सी का करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा एक तो, हाँ। और कुछ आ रहा है क्या, 5 आएगा शायद, हाँ 3 भी आएगा। और 3 3 भी आएगा, आएगा। ठीक है। देखो ये 3 आएगा ना, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ये अल्टीमेटली क्या होगा, ए कमा सी इंटरसेक्टिंग सेट्स, क्लियर है। हाँ हाँ सर। ओके हाँ सर। ऑलराइट। उसके बाद में बेटा इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखो कि इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, ध्यान से सोचना। गिव एग्जांपल ऑफ 3 sets A, B and C such that A intersection B is not equal to 0, comma B intersection C is not equal to 0, एक्चुअली 0 से ज्यादा बेटर है कि not equal to 5 बोल देते हैं, ठीक है। एंड कॉमा A intersection C is also not equal to 5, but A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसका वैल्यू 5 होना चाहिए। ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इन सारे में देखो ज्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं होता, अपन सिंपल एग्जांपल कुछ भी इमेजिन करके और कोशिश करें कि ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाए। जैसे सपोज करो कि आप A इक्वल टू कोई भी रैंडम 3 एलिमेंट का सेट ले लो, ठीक है। सिंपलेस्ट अगर मैं लेना चाहूँ तो 1 2 3 ही ले लेते हैं, 1 2 और 3। B इक्वल टू ऐसा लो, देखो यहाँ पे ध्यान से सोचना कि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3, इसका 4, मतलब 5। हाँ, कोई भी एक एलिमेंट को कॉमन करा दो और बाकी एलिमेंट को अनकॉमन रखो, 3, 4, 5। नेक्स्ट अब आपको C लेना है। अब C में देखो, C में कैच है, C बहुत ही मतलब अच्छा पार्ट है, इसको आपको काफी सोच समझ के लेना पड़ेगा। C में ऐसा है कि C का B के साथ में भी इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए B और C में, और A के साथ इंटरसेक्शन भी 5 नहीं होना चाहिए, मतलब A और C के बीच में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली अपने को ये भी ध्यान देना है कि A B C इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। अब देखो ये करने का तरीका क्या होगा, आप 2, सबसे 4, पहले 6। B और C के बीच में एक कुछ कॉमन एलिमेंट ले लो, मान लो कि 4 ले लेते हैं। तो अब क्या है कि C और B में कॉमन हो गया, और साथ ही साथ आप C और A में भी कुछ कॉमन कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आप C के अंदर में 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 लिए तो नो डाउट A और C के बीच में एक एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, बट 3 जो है वो B में भी प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो 3 को छोड़ के बाकी ऑप्शन क्या बचा आपके पास, 1 या 2। 1 या 2, तो उनमें से कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट। मान लो कि मैं 1 ले लेता हूँ और साथ में कोई भी और एलिमेंट चाहो तो चिपकाओ, और नहीं तो वहां पे भी बंद कर सकते हो। मान लो कि एक एलिमेंट और चिपका दिया ये। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B नॉट 5, B इंटरसेक्शन C नॉट 5 एंड C इंटरसेक्शन A नॉट 5, ठीक है।
अब सी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन सी बोलो, बात तो एक ही। फिर भी चलो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन सी नॉट 5, बट वी कैन क्लियरली सी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। फाइव। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। ओके, ऑलराइट। इसके बाद बेटा एक और ऐसा ही एग्जांपल वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो तो ये भी समझ में आता है कि आप लोग को। गिव एग्जांपल ऑफ 3 सेट्स A, B, C such that A intersection B is equal to A intersection C, but B is not equal to C। मतलब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन B और C का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल चाहिए हम लोग। देखो ध्यान से, A का वैल्यू आप कुछ भी ले लो रैंडमली, 1 2 3 ले लेते हैं। B का वैल्यू आप ऐसा लो कि A और B के बीच में कुछ भी एक चीज को कॉमन करो, लाइक 3 को कॉमन करो, तो 3 4 5। और C और C का वैल्यू भी आप ऐसा लो कि C और A के बीच में एक एलिमेंट कॉमन हो, और सिंस हम चाहते हैं कि A इंटरसेक्शन B यानी कि A और B का जो कॉमन पार्ट है और A इंटरसेक्शन C यानी कि A और C का जो कॉमन पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, इन दोनों को बराबर रखना है, तो C के अंदर हमें एक ही एलिमेंट लेना है कॉमन, और वो भी जानबूझ के हम लोग को 3 ही लेना चाहिए। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और नहीं इसके आया समझ। ओके, इसमें बेटा इस क्वेश्चन के कंडीशन को पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन के कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि गिव एग्जांपल ऑफ 3 सेट्स A, B, C सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो A तो आप अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हाँ। B और A के बीच में जानबूझ के सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन रखो। ठीक है, ताकि कुछ कॉमन आ जाए, और साथ ही साथ जो भी कॉमन एलिमेंट आप A और B के बीच में रखोगे, C और A में भी उसी चीज को कॉमन रखो, तो ही आपको ये कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, आया समझ? हाँ सर। तो इसी लॉजिक के वजह से मैं यहाँ पे C में एक एलिमेंट 3 ले लूंगा। अब लेकिन कहने का मतलब है कि C के अंदर में जो B बाकी एलिमेंट हम लोग फिल करेंगे, वो हम लोग को 3 के बाद में 4 5 या 1 2 में से कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। न तो 1 2 लेना चाहिए और ना ही 4 5 लेना चाहिए। पहले थोड़ा सा और दिमाग को ग्रिल करने के लिए सोचते हैं, 1 2 बेटा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर कोई एक के साथ प्रॉब्लम इक्वल नहीं हो जाएगा। मतलब तब A इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेम नहीं आएगा। इंटरसेक्शन सेम नहीं आएगा। A इंटरसेक्शन C में ज्यादा हाँ। एलिमेंट होगा और A इंटरसेक्शन B में कम एलिमेंट होगा। ठीक है, हाँ सर। और अगर C के अंदर में बेटा 4 5 फिल कर देते हैं तो क्या होगा? तो वो तो सेम 4 या 5 में से B इक्वल टू C हो जाएगा। हाँ, कंडीशन मतलब एग्जैक्टली नॉट बी इक्वल। हाँ, विनायक एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर रहा है कि सर 4 5 दोनों इंक्लूड ना करके सिर्फ अगर 4 इंक्लूड करके छोड़ दें तो कैसा रहेगा। तो विनायक वो आइडिया अच्छा है, सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, मतलब हम लोग को बेसिकली चाहिए कि B और C इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 4 और 5 अगर मैं इसमें फिलअप करूं पूरा दोनों, तब प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं 4 5 में से एक को भी छोड़ देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेकिन सेफ्टी मेजर्स मतलब मैं तो पूरा ही छोड़ दूंगा। 3 के बाद में यहाँ पे लेवल सपोज 7 एंड 8। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये था। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड B इज नॉट इक्वल टू C। सो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब एक इन दोनों से ही भारी क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है, और इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा, लाइक 30 सेकेंड्स खुद सोचने के लिए, अगर सोच पाओ। ठीक है, देखो, इफ A, B and C are 3
full stop. If capital A belongs to B and capital B is a proper subset of C, then is it true that A will be subset of C, वो भी proper वाला, full stop. If not, give example to support your answer. ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में. आप लोग 10 सेकंड इसको सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है. So A belongs to C होगा. ये बिलोंग्स टू सी होगा. हाँ ठीक है, देखते हैं. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. हाँ सर, हाँ. गलत है ठीक है, सर. अगर बिलोंग, अच्छा नहीं, सोचो सोचो, हड़बड़ाओ मत. मतलब देखो, ये मैं डायरेक्टली अगर एग्जांपल अभी दे दूंगा ना, तो फिर आप लोग का ब्रेन जो है वो खुलेगा नहीं. इसीलिए 10 सेकंड एक बार सोच लो और फिर डिस्कस करते हैं. हो गया? सर ये ट्रू नहीं ट्रू नहीं होगा? नहीं अच्छा. सर. बताओ मेरे को बेटा, अगर किसी के पास में कॉन्क्रीट एग्जांपल है तो आप प्लीज पुट ऑन करो, मैं हाँ स्क्रीन पे सर, लिखूंगा. मैं ट्राई बताओ. करूँ. हाँ हाँ श्योर बेटा. सर ए को अगर ले 1,2 ए सेट, A set is equal to 1,2. ओके. फिर बी को 1,2 तो आएगा ही, उसके साथ 3, 4 ले लिया अगर. ठीक है, 1,2 आएगा ही. वेरी गुड. साथ में अगर 3, 4 ले लिया. ओके, आगे बेटा. सर फिर सी को C 1,2 को 3, हाँ. 4, मतलब उसके बाद 1,2 है, 3,4 है, और भी कुछ लेना पड़ेगा. पूर्वी कंटिन्यू करो बेटा. सर और भी ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स, जैसे 5, 6 अगर ऐड करना चाहे तो. 5, 6 हाँ ठीक है, कर दिया बेटा. अब आप बताओ. सर अब यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सी होगा, ए सबसेट टू सी नहीं होगा. करेक्ट. बाकी लोगों को ये समझ में आया? हाँ सर. अब देखो, इसको लिखने के लिए हम लोग एक पूर्वी, वेरी गुड बेटा, अच्छा एग्जांपल आपने पूरा पुट ऑन किया, बढ़िया. थैंक यू सर. मैं इसी को आंसर मान लेता हूँ, बस इसका जो लिखने वाला पार्ट है वो मैं समझा देता हूँ. ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले बोल देंगे कि लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस. ओके. अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे एक दो बात तो एकदम क्लियर है. क्लियरली ए जो है, क्या आप लोग एग्री करते हैं कि बी को बिलोंग कर रहा है? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो सी का पक्का सबसेट है? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. तो ए बी को बिलोंग करेगा और बी जो है वो सी का सबसेट है. अब हम लोग को ये पूछना, मतलब बताना था, ये वाला पार्ट पे मेन आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि ए सबसेट ऑफ सी होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ सी होने के लिए अगर आप लोग को याद हो तो ऐसा कुछ कंडीशन था ना कि ए अगर सबसेट ऑफ सी होना चाहता है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी should
हैव क्या, x बिलोंग्स टू सी? बोलो हाँ या ना स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सबसेट के वहां पे जब मैंने नोट लिखवाया था आप लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स? एक बार और कंफर्म करो, ये वाला चीज जो मैंने अभी बोला ये क्लियर है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि देखो नाउ अगर हम 1 का बात करें, एलिमेंट 1 का, तो ये ए में तो है, बट ये जो एलिमेंट 1 है ये सी में है कि नहीं है? नहीं है। सी में तो नहीं है, क्योंकि सी में तो ओवरऑल ये चीज है ना, 1 तो नहीं है अकेला, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है कि नहीं है? बताओ मेरे को। नहीं है। तो 1 अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन मैंने नीचे लिख के दिखाया आपको कि ए को सी का सबसेट तब बोलेंगे जब ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर भी प्रेजेंट हो, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो एज अ एलिमेंट ए में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बस तो इतना ही अपने को बताना था इसके अंदर में, ठीक है? और एग्जाम्पल तो हम लोगों ने दे दी, ठीक है? और अगर एक्चुअली कोई ए और सी के बीच में रिलेशनशिप आपसे पूछे कि ठीक है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ए और सी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो कैन एनीवन टेल क्या है रिलेशनशिप? A belongs to C. यस, इंस्टेड वी हैव ए बिलोंग्स टू सी। आई होप कि सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ये सारा का सारा कर लेने के बाद में बेटा एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग वापस से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास का आप लोग को याद होगा मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे भी मैं आप लोग को 10-15 सेकंड टाइम दूंगा, सोचना आप लोग पहले, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हड़बड़ाना मत, टेक योर टाइम। इफ कार्डिनल ए इज इक्वल टू 5, मानो कि ए में 5 एलिमेंट, एंड कार्डिनल बी is equal to 3, then what is the maximum and minimum value of, ये वैल्यू है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स in number 1 A union B, and number 2 A intersection B, ठीक है? Also mention the conditions involved, ठीक है? ये क्वेश्चन आराम से आप लोग टाइम लो 30 सेकेंड और सोचो। सर हाँ, ए यूनियन बी का three- मैक्सिमम 3 8 or 8 or 3. और मिनिमम 5 8 और 3 के 5, 3. मिनिमम 3। ठीक है? लिख 5 लेते हैं एक बार आप लोग जो भी कहते हैं। ओ कोई 5 लोग होगा। 3 कह रहे हैं, कोई लोग 5 कह रहे हैं, 5 ठीक है? और ए इंटरसेक्शन बी पे भी कमेंट करो। मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3, मिनिमम 0। मिनिमम 0, ठीक है? बाकी लोग थोड़ा सोचो।
तो 5 ही होगा, 3 नहीं होगा। 5 ही होगा। चलो 5 को एक वोट ज्यादा, मैं एक टिक मार देता हूँ। बाकी लोग थोड़ा सोचो। सर 5 होगा। 5, चलो 5 को एक वोट और मिला। सर 5। क्या 5 बात, सर 5। इस बार तो 5 प्रेसिडेंट बन ही जाएगा। ठीक है, करेंट डिस्कस। कितने लोग को विजुअलाइजेशन नहीं आ पाया, बताना जरा। तो ए यूनियन बी का मिनिमम नहीं समझ में आया हमको। नहीं आया ना, कोई बात नहीं बेटा, अपन अभी बात कर लेंगे उसके बारे में। ओके, डिस्कस सर, करता हूँ। हाँ बताओ सर बेटा। 5 होगा। 5 होगा, ठीक है। हाँ, आओ मिनिमम 5। डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस सी। मैं इसका विजुअलाइजेशन कराने के लिए आप लोगों को पहले 3 डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। एक डायग्राम बेटा ऐसा सोचो, ठीक है। एक डायग्राम आप लोग ऐसा सोचो, ठीक है। और एक डायग्राम आप लोग ऐसा सोचो, जिसके अंदर में बड़ा वाला सेट कि कंप्लीटली अंदर छोटा वाला सेट अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। समझना ध्यान से। यू यू यू, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है। फर्स्ट वाले केस को अगर आप सोचोगे तो ध्यान से देखना, इसमें ए इंटरसेक्शन बी अपना मिनिमम लेगा और ए यूनियन बी अपना मैक्सिमम लेगा। देखो आ रहा समझ के नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। क्योंकि कंपेयर करो, अगर आप ये सेकंड सिचुएशन से कंपेयर करते हो तो बेटा ए यूनियन बी में क्या होगा कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने की वजह से काउंटिंग कम हो जाएगा। आप ऐसा सोचो, मैं दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ए के अंदर मान लो कि 1 2 3 3 एलिमेंट और बी के अंदर मान लो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस टाइम पे यदि मैं ए यूनियन बी लूं तो उसमें क्या है कि सिंस ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा 1 2 3 और ए बी सी। देखो ये आ रहा समझ के नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। और आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट आया, 6 एलिमेंट आया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीटेडली काउंट नहीं था। तो सारा का सारा एक एक बार काउंटिंग में आया और अल्टीमेटली जो अपना यूनियन का वैल्यू है वो क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन इमेजिन करो बेटा कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू से 2 b c होता, एक कॉमन एलिमेंट होता, तो उस केस में आप इमेजिन करो कि a यूनियन b का वैल्यू क्या होता, 1 2 1 3 b c। क्योंकि जो कॉमन है उसका अल्टीमेटली काउंटिंग तो एक ही बार होता, तो एक आदमी कम हो गया आपके पास। इसमें क्या है कि इसका भी तीनों मेंबर काउंट में आया है, इसका भी तीनों मेंबर काउंट में आया है, तो टोटल काउंटिंग में कितना आदमी आया, 6 आदमी आए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। स्टूडेंट्स इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। तो इसीलिए जब कभी भी कुछ भी कॉमन होगा तो उस टाइम पे ए यूनियन बी का कभी भी मैक्सिमम तो नहीं आ सकता। मैक्सिमम कब आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका वैल्यू तो मिनिमम हो गया, इनका वैल्यू कितना हो गया 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। और 5 से नीचे तो नहीं हो सकता, 5 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट। इसके बाद बेटा आप देखो ये वाले लास्ट वाले सिचुएशन को, यहाँ पे क्या होता है कि ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो मिनिमम को टच करता है। मैं अभी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा कैसे। और ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम को टच करता है, ठीक है। कैसे वो देखो, सपोज करो कि a इज इक्वल टू था बेटा 1 2 3 और b इज इक्वल टू था 2 3, ठीक है। तो जब आप a यूनियन b करोगे तो यू विल सी कि b के साइड से कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। a यूनियन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3, इतना तो a के पास अकेला का ही था ना। हाँ सर। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? हाँ सर।
तो मतलब हाँ, बी के सर। साइड से कोई भी सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, कुछ एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। हुआ। नहीं हुआ। और इस सिचुएशन में जब आप देखोगे, इसका कंडीशन सोचोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, और ऐसे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू जो है वो ए के बराबर ही हो जाता है। बी की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उसके अंदर में नहीं आ पाता। तो ए यूनियन बी का और ए का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होने की वजह से जो बड़ा वाला सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वही ए यूनियन बी का मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। अगर बी के अंदर में एक भी अनकॉमन एलिमेंट होता है, सपोज करो कि यहाँ पे मैं अगर देखूं तो भाई चलो इसके अंदर में एक एलिमेंट लगा दो, मान लो कि ए लगा दो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यार ए यूनियन बी के अंदर में भी फिर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? ए आ जाएगा और तब ए यूनियन बी का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सबसे कम कब होगा उसका वैल्यू? उसका वैल्यू सबसे कम तब होगा जब बी सेट कंप्लीटली ए के अंदर लाई करेगा। देखो क्या ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? बड़ा वाला सेट के बराबर। स्टूडेंट आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। और मिनिमम वैल्यू मैं एक बार और कह लेता हूँ, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बड़ा वाला सेट के बराबर जो वैल्यू है वही होगा। और मिनिमम वैल्यू कब होगा? वो तब होगा जब छोटा वाला सेट कंप्लीटली बड़ा वाला सेट का सबसेट होगा। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और ए इंटरसेक्शन भी अपना मैक्सिमम टच करेगा। मैक्सिमम इसलिए टच करेगा कि अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इस थर्ड वाले डायग्राम में सर आप ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को शेड कीजिए, तो मेरे हिसाब से मैं ये पूरा बी वाले एरिया को शेड कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और यही ए इंटरसेक्शन बी का बेटा मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप इमेजिन करके देखो, मतलब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिखना चाहें कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो आंसर शुड बी व्हाट? 2,3 पूरा का पूरा बी के बराबर। अब इससे ज्यादा तो कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता था ना। जब पूरा बी ही कॉमन हो गया और उससे ज्यादा कॉमन क्या होगा? हाँ सर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। तो सारा मैक्सिमम और मिनिमम का जो कंडीशंस है वो लाई करता है फर्स्ट डायग्राम और थर्ड डायग्राम के बीच में। ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मल आंसर जो है वो बता देता हूँ। 8 वाज करेक्ट, 3 वाज रॉन्ग, 5 वाज करेक्ट, और ए इंटरसेक्शन बी में 3 वाज करेक्ट एंड 0 वाज आल्सो करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि फॉर्मल सोल्यूशन जो होना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला खाली एक्सप्लेनेशन था, फॉर्मल सोल्यूशन ऐसा दिखना चाहिए आपका। फॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी will be maximum when A intersection B is equal to 5 and the maximum value will be, डायरेक्टली सारा एलिमेंट्स का काउंटिंग होना चाहिए उस केस में, 5 + 3 which is equal to 8, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर A यूनियन B will be minimum when छोटा वाला सेट कंप्लीटली बड़े वाले सेट के अंदर आ जाए, when B is totally subset of capital A and the minimum value will be just 5। खुशी बेटा आपको क्लियर हो गया ये वाला चीज? अब हाँ सर। ओके। फॉर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन बी विल बी मैक्सिमम when
B is lying completely inside A, यानी कि B subset of A, and the maximum value will be 3. और similarly A intersection B will be minimum when A intersection B is equal to 5 and the minimum value will be 0. मतलब अगर 5 एलिमेंट्स है तो उसका जो कार्डिनलिटी है वो कितना हो जाएगा? 0. देखो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स हाँ क्लियर है सर। पूरा? ओके, तो इसके साथ में एक बार क्वेश्चंस का सिलसिला अपना थोड़ा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब लास्ट क्लास जो 3 ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उस ऑपरेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज है, मैं उन पे फोकस करना चाहूंगा। बिफोर गोइंग टू दैट, एक बार आप लोग ऑपरेशंस को वापस से रिकॉल कर लो। मैं भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ऑपरेशन क्या क्या था, और उसके बाद में एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे उसके ऊपर। यहाँ देखो, सबसे पहला ऑपरेशन था बेटा यूनियन। यूनियन का मतलब था कि दोनों के अंदर में जितना भी एलिमेंट्स है सारा का सारा लेना है, एक नया सेट बनाना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग था कि दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट बनाना है आपको, ठीक है, और उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट था इसके बाद में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस में थोड़ा सा कैच था। डिफरेंस में कैच ये था कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स है, जो अनकॉमन एलिमेंट्स है एक्चुअली, उसको लेना होता है। आई होप कि ये तीनों ऑपरेशन आप लोग को अच्छे से याद होगा। और आज अब हम लोग इन तीनों के बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज को देखेंगे। थर्ड वाले पे तो कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड पे मेनली प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वैसे ये प्रॉपर्टीज ज्यादा काम नहीं आएगा आप लोगों के, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो वहां पे प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लेता हूं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसमें देखो बेटा क्या है क्या नहीं। यूनियन का पहले बात कर लेते हैं। यूनियन के अंदर में देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, देन A यूनियन B इज इक्वल टू, आप लोग बता सकते हो कि A होना चाहिए कि B होना चाहिए? B, ठीक है। ये आप लोग ये ऊपर वाले से देख सकते हो, ये वाले डायग्राम से। ये जो छोटा वाला सेट होता है वो गायब ही हो जाता है, समझे। अल्टीमेटली जो बड़ा सेट है वही निकल के आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छोटा एक्चुअली किसको रेफर किया हम लोगों ने? A को। तो इसका अगर वेन डायग्राम सोचेंगे तो B के अंदर A लाई कर रहा होगा। तो इसीलिए जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो अल्टीमेटली हम देखेंगे क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ B निकल के आएगा। मैं दोबारा पूछता हूँ, बताओ ये प्रॉपर्टी क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके। और इस प्रॉपर्टी का बेटा नाम है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, कि एब्जॉर्ब कर लेता छोटे वाले को, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी वैलिड तभी होगा जब छोटा वाला सेट बड़ा वाला सेट का प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। 2 नंबर पे सर एक Next बार फिर property. से समझा देंगे? हाँ बेटा, इसमें यही है कि अगर छोटा वाला सेट बड़ा वाला सेट का कंप्लीटली सबसेट है, ये मान लो कि B है, ये मान लो कि A है, तो जब आप A यूनियन B लिखोगे तो अल्टीमेटली तो आप उन्हीं एलिमेंट्स को लोगे ना जो B में भी प्रेजेंट है, A में भी प्रेजेंट है, ये दोनों में प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली आप कलेक्शन में देखोगे कि B के एलिमेंट्स के अलावा कोई नया एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि A का जितना एलिमेंट वो सारा का सारा तो ऑलरेडी B में प्रेजेंट है। तो जब आप यूनियन लोगे तो यूनियन एक्चुअली डिफरेंट क्यों होता है? यूनियन डिफरेंट इसलिए होता था क्योंकि उसमें एक दो नया एलिमेंट आ जाता था दूसरे सेट की वजह से।
हाँ। लेकिन अगर ए कंप्लीटली बी के अंदर लाई कर रहा है तो यूनियन लेते समय कोई नया एलिमेंट होगा ए यूनियन बी में कि सारा का सारा पहले से बी में जितना एलिमेंट था वही सारा होगा? बी में जो था हाँ, तो इसीलिए अल्टीमेट आंसर क्या होगा? बी वाला ही होगा। बी होगा। ठीक है सर। और इसका ठीक। नाम मतलब एक तरीके से आप ऐसा सोचो कि बी जो है वो ए को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हाँ सर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है बेटा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये बहुत ही ऑब्वियस सा प्रॉपर्टी कि आप ए का बी के साथ में यूनियन करो या बी का ए के साथ में यूनियन करो, फर्क क्या पड़ता है? आप एलिमेंट्स तो वही लोगे ना जो ए में या बी में या दोनों में प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। थर्ड नंबर पे है बेटा कि अगर 3 लोग का यूनियन करना है हम लोग को, ठीक है, 3 लोग का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन, तो चाहे आप फर्स्ट 2 को करके उस रिजल्ट को थर्ड वाले के साथ में यूनाइट करो या सेकेंड 2 को करके उसको फर्स्ट वाले के साथ में यूनाइट करो, फर्क नहीं पड़ता, ये अल्टीमेट कलेक्शन आपको सेम देगा। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी वैसे सुनने में बहुत ही फालतू सा लगता है लेकिन बहुत ही काम का प्रॉपर्टी। मैं आपको थोड़ा सा फीलिंग दिलाने का ट्राई करता हूँ। एक बार मेरे को बताओ 1 + 2 + 3 का वैल्यू कितना होगा? 6। वेरी गुड। आप लोग से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि ये 6 आप लोगों ने एक बार में निकाला कि 2 बार में निकाला? एक बार में। 2 बार में। सर 2 बार। ऐसा हम लोग को लगता है कि 3 बार में निकाला, मतलब एक बार में निकाला, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में 2 बार में ही निकाला होगा। अब 2 बार में निकालने का बेटा 2 पॉसिबिलिटी है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा कि पहले 1 + 2 कर लेते हैं और फिर हम लोग उसको 3 में ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 का वैल्यू 3 और 3 + 3 का वैल्यू 6। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि वो पहले 3 + 2 करेंगे 5 और 5 + 1 करेंगे 6। तो सिंस दोनों ऑर्डर से सेम आंसर आ रहा है इसीलिए प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली 6 कह पा रहे हो। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई अगर फ्रंट से बैक जा रहा है उसका आंसर कुछ और आता है और कोई बैक से फ्रंट आ रहा है उसका आंसर कुछ और आता है, तो सोचो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आया। और ये जो फ्रंट से कैलकुलेट करो चाहे बैक से कैलकुलेट करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा ना। दिस इज बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वही चीज ये थर्ड प्रॉपर्टी में बताने का ट्राई किया जा रहा है कि अगर आपको 3 सेट का यूनियन करना है ए बी सी का, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए। करते समय यू हैव ऑप्शन कि या तो आप पहले ए यूनियन बी कर लीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसको सी से यूनियन कर लीजिए, और या फिर आप पहले बी यूनियन सी कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको ए से यूनियन कर लीजिए। ये दोनों आपको लास्ट में सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर मैं ऐसे बाय डेफिनेशन थोड़ा इमेजिन करूं कि इसके अंदर में क्या होगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि इसके अंदर में ए में बी में और सी में प्रेजेंट रहने वाला सारा एलिमेंट होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ स्टूडेंट्स सर। रिस्पॉन्ड करो हाँ। और राइट हैंड साइड वाले में भी तो बेटा वही एक्सप्लेनेशन है ना कि ए बी और सी में रहने वाला सारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो उस एक्सप्लेनेशन से भी आप सोच सकते हो कि ये दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ओके। 4 नंबर पे बेटा ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं बट एक प्रॉपर्टी कि ए यूनियन 5, बता सकते हो क्या आंसर होना चाहिए? ए। ए। वेरी गुड। 5 नंबर पे ए यूनियन ए, कोई भी सेट का खुद के साथ अगर यूनियन करे तो क्या होगा? ए। 6 नंबर पे यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट का यूनियन किया जाए तो क्या आंसर होगा? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। ठीक है। 7 नंबर पे अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किया जाए तो क्या होगा? आंसर मैं एक बार बता देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। इट विल बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
देखो इसको ना थोड़ा ऐसे समझो आप, x इंटू ए प्लस बी करना था आपको, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होता? x इंटू ए x into a plus x प्लस into b. x इंटू बी। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट था और जो ऑपरेशन था वो कंप्लीटली पहले फर्स्ट एलिमेंट को मिला और फिर वो चीज कंप्लीटली सेकंड एलिमेंट को मिला, और बीच के अंदर में जो यहाँ पहले से ऑपरेशन पड़ा हुआ था उसी ऑपरेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इसी तरीके से बेटा आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जैसे ए और उसके साथ में यूनियन पड़ा हुआ, तो ये पहले बी को मिलेगा और फिर ये किसको मिलेगा? सी को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो पहले से ये था ऑपरेशन इंटरसेक्शन का, वो एज इट इज पड़ा हुआ होगा बीच के अंदर। देखो आया फीलिंग कि नहीं आया फीलिंग? हाँ सर। आया। ओके, एक लास्ट चीज बेटा, ये जो था इसको मैथ्स की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, याद है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम भी हम कह सकते हैं कि इसका नाम भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और ऊपर जितना अपन ने लिखा है 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, उनका भी नाम वाम है, मैं वो सब सारा नाम लिख देता हूँ, ठीक है? जैसे ये वाला जो फाई वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, ठीक है? जो यूनिवर्सल सेट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू, और ये जो ए यूनियन ए वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आई आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है? ये नाम ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसको आइडेम्पोटेंट बोला जाता है, ठीक है? स्टूडेंट्स आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताना एक बार। अरे सर आ रहा है सर। ओके ऑलराइट, तो ये सारा का सारा 7 प्रॉपर्टी था बेटा यूनियन का। इसके अलावा सिमिलर फ्रेमवर्क पे 7 प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन का भी होता है। अब एक एक करके उसको लिस्ट कर लेते हैं। INTERSECTIO इंटरसेक्शन, ठीक है? अब ध्यान से सुनो और देखो। इंटरसेक्शन में देखो बेटा क्या क्या है। नंबर 1, इफ, जैसा फर्स्ट इसमें देखा था ना कि अगर सबसेट होगा तो क्या होगा, इसमें भी वही देखेंगे कि इफ A is proper subset of B, then A intersection B will be equal to, देखो दोनों में टोटली ऑपोजिट होता है। यहाँ पे यूनियन में बड़ा वाला चीज आ जाता है और इंटरसेक्शन में छोटा वाला आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, नाम वगैरह जो है वो मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ, नाम वो ऊपर वाला ही कंटिन्यू होगा। इसका नाम कोई बता सकता है क्या नाम होना चाहिए? Absorption property. फर्स्ट वाले को एक्चुअली एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे इसमें। पिछले बार एब्जॉर्प्शन तो ठीक था कि पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, इस बार एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है? तो इस बार एक्चुअली में फर्स्ट वाले का कोई वैसा स्टैंडर्ड नाम है भी नहीं, तो फर्स्ट वाले का नाम नहीं देंगे हम लोग। सेकंड वाले का नाम आप लोग बताओ। सेकंड वाले का कम्यूटेटिव होगा ना? हाँ, सेकंड वाले का कम्यूटेटिव नाम आप दे सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा वही कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर करना है कभी, तो चाहे ए बी को पहले कर लो या आप बी सी को पहले कर लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएटिव। हाँ, कॉम असो। फिर 4 नंबर पे बेटा कि ए का अगर खुद के साथ करते हो तो क्या होगा? ए ही होगा। इसका नाम अभी भी वही है, आइडेम्पोटेंट, ठीक है? नेक्स्ट 5 नंबर पे बेटा कि अगर ए का फाई के साथ में इंटरसेक्शन लेते हो जब क्या होगा? फाई। यूनियन के टाइम पे आंसर वाज ए इटसेल्फ और इंटरसेक्शन के टाइम पे आंसर इज फाई, ठीक है? क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। और इसका नाम होगा बेटा लॉ ऑफ
5, ठीक है, लॉ ऑफ 5। नेक्स्ट 6 नंबर पे ए का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में बेटा इंटरसेक्शन लिया जाए, जब क्या होगा, ए, इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। 7 और आखिरी, ठीक है, पिछले बार जैसे इंटरसेक्शन के बाहर यूनियन पड़ा हुआ था विथ अ सेट ए, इस बार यूनियन के बाहर इंटरसेक्शन पड़ा हुआ होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसको आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ गया है कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। सर। आया। ओके, हाँ सर। ऑल राइट बेटा। तो इन सारे के बाद में एक आखिरी डेफिनेशन आज के लिए, ठीक है, और यहाँ के बाद में आज के क्लास को स्थगित करेंगे और अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडे, मतलब अब प्रॉपर्टीज एक बार के लिए ओवर हो गया आप लोग के लिए। अ न्यू डेफिनेशन इज देयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्लास 11 में भी काम आएगा आप लोग के और 12 में भी काम आएगा, इसको ध्यान से समझना। इसका नाम है बेटा पावर सेट। रिपीट कर रहा हूं नाम को, पावर सेट, ठीक है। अब देखो पावर सेट का क्या डेफिनेशन। पावर सेट का डेफिनेशन है बेटा द कलेक्शन of all possible subsets of any set capital A, any set capital A is called power set of capital A, full stop. It is represented by, ये सिंबल होता है इसका P और ब्रैकेट के अंदर में E, फुल स्टॉप, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो नोट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 से कैपिटल A इज इक्वल टू A, B, कोई भी एक रैंडम सेट, ठीक है। तो पहले तो आप लोग मेरे को बताओ कि मैं अगर इसके सारे सबसेट को लिस्ट करना चाहूं तो मेरे को क्या क्या लेना चाहिए, बताना जरा। 5 ए बोलना गलत है बेटा, बोलो अकेला ए, अकेला ए, हाँ, अकेला बी और दुकेला ए बी, ठीक है, आया समझ? हाँ सर। इज देयर एनी अदर सबसेट पॉसिबल? रिस्पॉन्ड। नहीं सर। नो ओके, सर। अब इन सारे सबसेट का बेटा अगर मैं कलेक्शन बनाऊं और मैं इसी के बाहर एक ऐसे ब्रैकेट लगा दूं और मैं सोचूं कि ये जो ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है ये खुद में पिंक वाला चीज एक सेट है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ बताओ मेरे को। तो इस पिंक वाले सेट को हम कहते हैं पावर सेट। हाँ सर। पावर सेट ऑफ ए, कि मतलब ए के अंदर का जो एलिमेंट्स है उसके बेसिस पे मैं जितना भी सबसेट बना पाऊंगा उन सारे सबसेट को अगर मैं एक नया सेट मानूं, ठीक है, तो उस सेट को हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ए के अंदर में आप देखो कि जनरल एलिमेंट्स होता है लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो, बट पावर सेट के अंदर जितना आदमी लोग है वो लोग अपने आप में ही सेट है। पावर सेट का जो मेंबर्स है वो अपने आप में ही क्या है बेटा, सेट है। देखो ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आया। हाँ सर। थोड़ा पूरा? हाँ सर, पूरा। पूरा, okay. Let us take one more example to convince ourselves in a much better way. Say capital A is equal to, इस बार बेटा मैं लेता हूँ 1 2 3. Can you help me in writing down the power set of capital A? बोलो। 5 1 2, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, दुकेला 1 2, दुकेला 2 3, दुकेला 1 3, दुकेला 1, और फिर
अकेला 1 2 3 1 2 और इसको एक और ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर में हम लोग थोड़ा बहुत रिमार्क देखेंगे। पहले तो एक बार मैं वापस पूछता हूँ, डेफिनेशन क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब थोड़ा सा बेटा रिमार्क्स पे बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क है इसका, नंबर 1, कि जैसे हम लोग बोलते थे कि x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल लेटर यूज करते थे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या हम इसी तरीके से स्मॉल x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए बोल सकते हैं? हाँ। नहीं। आंसर इज नहीं 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 बोल सकते, क्योंकि पावर सेट के अंदर में आप देखो बेटा एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया है कि पावर सेट का जो एलिमेंट्स है वो अपने आप में सेट है। आया बात समझ? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कन्वेंशन एक्चुअली गलत होगा, और करेक्ट कन्वेंशन क्या होगा? करेक्ट कन्वेंशन होगा कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये करेक्ट कन्वेंशन होगा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आया समझ। सर हाँ, कैपिटल एक्स कहाँ से आया? मतलब कैपिटल क्या है ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रैंडम एलिमेंट अगर मेरे को लेना है, ठीक है, अगर हाँ कैपिटल सर। ए का मेरे को रैंडम एलिमेंट लेना है तो उस टाइम पे मैं क्या नोटेशन यूज करता था? मैं बोलता था कि लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। कापेश आ रहा हाँ है? सर। लेकिन पावर सेट का जब कभी भी आपको रैंडम सर एलिमेंट आपका लेना आवाज है, तो कट कट के आ रहा था। बाकी स्टूडेंट लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो बेटा। ऑडियो क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके कापेश, मैं एक बार और बोल रहा हूँ आपके लिए। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल किसी सेट के अंदर अगर हमको कोई रैंडम एलिमेंट लेना है तो चलो एक्स छोड़ो, आप ऐसा सोचो कि पी ले लेते हैं, तो हम स्मॉल पी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पावर सेट का बात होगा ना बेटा, पावर सेट ऑफ ए, तो इसके अंदर से अगर आपको कोई रैंडम एलिमेंट लेना है तो दैट लेटर कैन नॉट बी स्मॉल लेटर। आप अगर ऐसा कहते हो कि स्मॉल लेटर एम बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये नोटेशन गलत होगा। इंस्टेड आपको क्या बोलना चाहिए कि कैपिटल लेटर एम बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का जो भी मेंबर्स है दे ऑल आर एक्चुअली व्हाट? सेट्स। हाँ सर। तो इसीलिए उनका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके ओके, हाँ सर आगे। ओके, ये एक बात हुआ, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि लेट कैपिटल बी is a subset of capital A. Can you tell me relationship between B and power set of A? belongs. Yes, belongs. और इसका वाइस वर्सा कि let capital M belongs to power set of A, ठीक है, then M और A में क्या रिलेशन होगा? Subset. सबसेट। देखो क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? सारे स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये पॉइंट थोड़ा दिमाग में आप सेट करके रखना कि ए का जो भी सबसेट होगा वो ऑब्वियस सा बात है कि पावर सेट के अंदर में एज अ मेंबर प्रेजेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा। और पावर सेट ऑफ ए को जो भी कोई बिलोंग करेगा वो वाइस वर्सा ऑब्वियस सा बात है कि ए का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, तभी बिलोंग कर पाएगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? सर आया समझ। ओके, बाकी स्टूडेंट्स लोग भी कंफर्म करो, आ गया क्लियरली ये समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा एक लास्ट चीज, ये चीज शायद मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू से के, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 to the power k। आपको याद है हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था शायद, हाँ सर। कि अगर ए के अंदर में 2 एलिमेंट है तो उसका टोटल सबसेट कितना होगा? 2 to the power 2। याद आ रहा है? हाँ सर।
हाँ सर। फिर मान लो कि कैपिटल ए में अगर 3 एलिमेंट है बेटा, तो उस टाइम पे इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 पावर 3 दैट इज 8। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये वाला फैक्ट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? नहीं सर। नहीं याद आ रहा है? सर नहीं बताया आप था। नहीं बताया था सर। नहीं अच्छा, बताया बताया नहीं था क्या? अच्छा अच्छा, ना। हो सकता है कभी कभार मैं इसको सबसेट के वहां पे बता देता हूँ, कभी कभार पावर सेट में बताता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं बताया था तो अब बता देते हैं। आप ऐसा देखो कि कोई भी सेट अगर कैपिटल ए है जिसका कार्डिनलिटी मान लो कि 2 है, तो आप देखोगे कि उसका जब आप सारा सबसेट निकालोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 2 to the power 2 minus 1। और सॉरी 2 to minus 1 नहीं होगा इसमें, तो 2 to the power 2। ठीक है, 2 to the power 2 उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि एक सेट ए का, ऐसा देखो मैं पहले ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट कैपिटल ए इज नथिंग बट 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन भी वैसे दिया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने के लिए थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तो वो अपन जब पढ़ेंगे तब एक बार आप लोग पूछ लेना मेरे से, मैं समझा दूंगा वहां पे। बट फिलहाल इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये कैपिटल ए है बेटा, इसका कार्डिनलिटी कितना है बताओ मेरे को? 2। 2। तो इसका टोटल सबसेट कितना निकलेगा? 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए दैट इज 2 to the power 2। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इस वाले कैपिटल ए का कार्डिनलिटी कितना है? 3। 3। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 to the power a का कार्डिनलिटी यानी कि 2 to the power 3 which is equal to 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। एंड सिंस वी नो कि पावर सेट का मतलब ही है कि इसका सारा सबसेट का कलेक्शन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर सेट का मीनिंग ही है इसका सारा सबसेट का कलेक्शन। ठीक है, तो कैन वी से कि इसके पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा वो भी 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए के फॉर्मूले से ही आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसीलिए ये वाला थर्ड पॉइंट बेटा कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए का वैल्यू के है, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर में कितना एलिमेंट होगा? 2 to the power के। या फिर आप हाँ ऐसा भी सोच सकते हो 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? सर आया समझ। हाँ, कई बार इसका बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लाइक आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि इफ कार्डिनल ए इज इक्वल टू 5 व्हाट कैन यू से अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पूछ लेगा वो आपसे। तो आपको डायरेक्टली आंसर देना है 2 to the power 5। आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे बेटा आज अपना क्लास अपन रोकेंगे। ये था सारा का सारा इम्पोर्टेंट रिमार्क्स बोलो या ये note रिमार्क बोलो। एक बार वन आप एक बार फिर से समझा पाओगे क्या? वन में बेटा कुछ नहीं है, वन में बस ऐसा है कि कोई भी अगर नॉर्मल सेट होता है ना, और उसके अंदर से अगर मेरे को कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेना है या ऐसा कुछ बोलना है कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में वी कैन यूज स्मॉल लेटर रिप्रेजेंटेशन। स्मॉल लेटर पी विल बिलोंग टू कैपिटल ए, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप पावर सेट के अंदर में कोई रैंडम एलिमेंट लेना चाहते हो, तो पावर सेट के केस में स्मॉल लेटर बिलोंग्स टू पावर सेट, ये नोटेशन गलत होगा, क्योंकि पावर सेट के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो आप देखो अपने आप में सेट है। हाँ, तो they कैपिटल all लेटर must से be, रिप्रेजेंट होगा। represented by capital letter। तो पावर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग कराना है तो दैट शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, नॉट बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, आया समझ? हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अगले क्लास मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके आइएगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे